नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। और इसी तैयारी के साथ मैं आज आप लोग के सामने लेकर के आई हूँ 8 नवंबर के करंट अफेयर्स की क्लास को। आज की क्लास में हम 8 नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं आपसे क्वेश्चन आंसर के दौरान और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रही होती हूँ, इसलिए जब भी आप क्लास को कर रहे हो, चाहे अभी कर रहे हो चाहे बाद में कर रहे हो, तो अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठा करिए। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करिए और उसे बाद में रिवीजन करिए। ठीक है, एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो मूल मंत्र था वो यही, प्रैक्टिस और रिवीजन। प्रैक्टिस और रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और फिर उसे रिवीजन करिए। ठीक है, देखिए कहाँ पे आपकी कौन सी वीक पॉइंट है, उस वीक पॉइंट को खत्म करिए। ठीक है, फिर देखिए कैसे आप लोग का एग्जाम क्रैक होता है। ठीक है, और मुझे बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतजार है जब आप लोग एग्जाम को क्रैक करेंगे और मेरे सामने मिठाई का डब्बा लेकर के आएंगे। ठीक है, मुझे बहुत बेसब्री से उस दिन का इंतजार है। चलिए, जल्दी से जल्दी आप लोग सेशन से जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेशन शेयर करिए। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली इसी टाइम मॉर्निंग में आप सभी लोगों से करंट अफेयर्स की क्लास में मिलते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, देर नहीं करती हूँ और आपकी क्लास को स्टार्ट करती हूँ। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि है। ठीक है, देखिए वर्ष 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होने वाला है और इस वर्ष जो मुख्य अतिथि होंगे वो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली है। प्रश्न पूछा गया है कि ये राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति है। देखिए, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि अगर गुआना के दे देंगे, गुआना के राष्ट्रपति जो है वो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि है। उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, तो इसका देखिए जो ऑप्शंस देखिए, गुआना है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, मालदीव है। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोग को आंसर बता दिया कि गुआना के राष्ट्रपति है। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि। आइए थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप इनकी फोटो देख सकते हैं। ये डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी की तस्वीर है, जो कि कहाँ के हैं? ये गुआना के राष्ट्रपति हैं। ये 2023 में जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होने वाला है, ठीक है, 2023 में उसके ये मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, वो 8 से लेकर के 10 जनवरी के बीच में किया जा रहा है। कहाँ पे? इंदौर के मध्य प्रदेश। ठीक है, माफ करिएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है ये आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2023 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की अगर थीम की बात किया जाए तो देखिए थीम क्या है? डायस्पोरा, डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, तो जैसा कि आप जानते हैं जो प्रवासी भारतीय हैं, जो भारतीय जो विदेशों में रहते हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है इस देश की प्रगति में, इस देश को बढ़ाने। ठीक है, तो इस देश में जो इन भारतवंशियों के जो योगदान रहे हैं उनको रेखांकित करने के लिए इस देश का जो है इस दिवस का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? 9 जनवरी। माइंड में आप ये क्वेश्चन सबसे पहले आना चाहिए, 9 ही जनवरी क्यों? क्योंकि दोस्तों 9 जनवरी 1915 का वो दिन जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका को छोड़ करके अपने स्वदेश यानी कि भारत लौटे थे। इसलिए इस दिन को चिन्हित करने के लिए साथ ही भारतवासी जो विदेशों में रहते हैं यानी कि जो प्रवासी भारतीय हैं, उनको अपने देश में जो उन्होंने योगदान दिया है, इस देश को बढ़ावा दिया है, ठीक है, उसको रेखांकित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। अगर हम बात करें 8 जनवरी, देखिए एक दिन ठीक उसके एक दिन पहले जो है युवा प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। तो वर्ष 2023 में जो युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा 8 जनवरी को, उसके जो मुख्य अतिथि है वो ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य है जिसका नाम है जनेटा मास्कोन हॉस। ठीक है, जनेटा मास्कोन हॉस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संसद सदस्य है, वो इसके मुख्य अतिथि होंगे। किसके? युवा प्रवासी भारतीय दिवस के 8 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए कि वर्ष 2022 के, ठीक है, जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था उसके मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और आपकी जिम्मेदारी, आप देखिए मैंने मैप नहीं करा, मैप बेस्ड क्वेश्चन मैं नहीं डिस्कस कर रही, मैं भी चाहती हूँ कि देखूं आप कितने जिम्मेदार हैं, कितने लोगों के पास सेटलेस है। पहले मुझे वो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि कितने लोग
इस क्लास के बाद एटलस को देखते हैं, एस और नो में मुझे आंसर करिए। ठीक है, आज आपकी जिम्मेदारी गुयाना को आप देखेंगे, उसकी कैपिटल आप मुझे बताएंगे, उसकी करेंसी आप मुझे बताएंगे, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, वो किस ओशन में है, किस कॉन्टिनेंट में है, ये जिम्मेदारी आज आपकी, आज आप मुझे बताएंगे मैं बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देर नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पश्चिम घाट की किन पहाड़ियों में फ्रांसिस रिक्टर डैमसेल की नई प्रजाति खोजी गई है? ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां या फिर अन्नामलाई पहाड़ियां। इस प्रश्न को पलट के भी पूछा जा सकता है कि भी हाल ही में फ्रांसिस रिक्टर डैमसेल की नई प्रजाति खोजी गई है, कहाँ पे? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, पूर्वोत्तर भाग में, ऐसे। लेकिन इस क्वेश्चन में पैसिफिक और लोकेशन ही वो पहाड़ी पूछ लिया गया जो कि कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, तो बताइए, वीडियो को पॉज किया करिए, आंसर दिया करिए। ठीक है, और जैसा कि मैं बताती हूँ कि जो लोग को आंसर आ रहा है दी बेस्ट, बहुत अच्छा है, वो उसको रिवीजन करेंगे, जिनको नहीं आ रहा है उसको ध्यान से देखेंगे ताकि उन्हें भी आंसर पता चले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूरी पॉसिबिलिटी होती है यहाँ से क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, आंसर इज ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां जो कि वेस्टर्न, ठीक है, घाट में आई, इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि केरल का एक हिस्ट्री सोसाइटी जिसका नाम है ट्रावंकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी, उसका एक ग्रुप है ओडानाट रिसर्च ग्रुप। इस ओडानाटा जो रिसर्च ग्रुप के शोधकर्ताओं के एक समूह ने कन्नूर जिले के कनिचार ग्राम की पंचायत में डैम सेल फ्लाई नाम की एक नई प्रजाति खोज की है। इस नई प्रजाति का दोस्तों नाम क्या है? फ्रांसिस रिक्टर। ठीक है, और ये पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में मिली है। ठीक है, खोजा गया। और फ्रांसिस रिक्टर का अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम तो प्रोटोस्टेक्टा फ्रेंसी, ठीक है, ये इसका नाम है। अगर हम देखें ये नया सदस्य देखा जाए किस जीनस से संबंधित है, तो ये जो नया सदस्य मिला है पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी में वो है प्रोटोस्टेक्टा सेलेजी और ओडानाटा आबादी के जीनस से संबंधित है। इसमें वर्तमान में देखा जाए, जिसमें वर्तमान में 82, ठीक है, इस जीनस में देखा जाए 82 स्थानिक मारी वाले के साथ जो है 209 प्रजातियां शामिल है, जिसमें से देखा जाए केरल में 70 स्थानिक मारी वाले, लगभग 183 प्रजातियां जो है सम्मिलित है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बेसिकली आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि ये डैम सेल फ्लाइट नाम की जो नई प्रजाति मिली वो पश्चिमी घाट में मिली। पश्चिमी घाट में भी किस पहाड़ी में? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी में मिली है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो देखिए, अभी हाल ही में किसी राज्य की सरकार या फिर जो केंद्र सरकार ने, ठीक है, केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय जो है इस बात की घोषणा करता है कि इस राज्य के अगर कोई प्रवास से यहाँ पे जो है अल्पसंख्यक हैं जो दूसरे देश के आए हैं, यानी कि यहाँ पे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक जो भारत में रह रहे हैं, ठीक है, उनको नागरिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने ये चीज बोली है। तो ये पूछा किस राज्य, अभी हाल ही में किस राज्य में ऐसा हुआ? देखिए, इसके पहले भी हो चुका है, ठीक है, कोई पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन हाल फिलहाल में ये चर्चा में है। पश्चिम बंगाल है, असम में, गुजरात में या फिर राजस्थान में। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, गुजरात के राज्य में जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता देने की बात किया है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। तो गुजरात में देखिए 2 जिले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आणंद और महसाणा। ये जिले आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा आणंद और महसाणा किस राज्य में है? गुजरात में है। और इन्हीं 2 जिलों में रहने वाले जो 3 देशों के नाम आपको ध्यान रखना है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। यहाँ पे जो धार्मिक अल्पसंख्यक है जिनको उनके देश में सताया जा रहा था और जिस किसी कारणवश वो इस देश में वापस आ गए और वो इस देश में आने के बाद इस देश की नागरिकता चाह रहे हैं, उनको जो है गृह मंत्रालय ने आदेश दिया कि उनको ये नागरिकता प्रदान की जाएगी। वहां के राज्य के जो अधिकारी हैं वो उनको जो है ये मान्यता, उनको ये नागरिकता देंगे। ठीक है, तो धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए एक आदेश को अधिसूचित किया है। इस देखा जाए इसमें जो है नागरिकता देने का जो फैसला किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय किस अधिनियम के तहत? तो नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए, नागरिकता अधिनियम जो संशोधन अधिनियम 2019 आया था उसमें इस बात की चर्चा नहीं थी, जिस कारण से गृह मंत्रालय यानी कि केंद्र सरकार जो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत इनको जो है नागरिकता दे रहा है। और ये कौन कौन होंगे, ये अल्पसंख्यक कौन कौन किस धर्म से है, धार्मिक समुदाय से है? तो जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैनी है, पारसी है और ईसाई। ध्यान रखिएगा, इन 6 धार्मिक समुदायों के नाम आपको पता होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये 3 देश कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान।
ठीक है। यहाँ पे जो ये अधिसूचना जारी किया गया है गृह मंत्रालय के लिए कि देखा जाए ये उन प्रवासियों को, प्रवासी यानी कि जो किसी कारणवश अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, आर्थिक होता है, राजनीतिक होता है, धार्मिक होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये प्रवासी जो आए हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से, उनको लाभ होगा जो पासपोर्ट और वीजा के माध्यम से भारत आ चुके हैं। देखिए ये उन्हीं को, अवैध प्रवासियों को नहीं, जो तरीके से आए हैं, ठीक है, जो चोरी से नहीं आए, जो वीजा पासपोर्ट के साथ भाई भारत में प्रवेश किए हैं, और उनको देखिए नागरिकता जो मिलेगी वो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 यानी कि रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के द्वारा, और धारा 6 यानी कि प्राकृतिककरण के द्वारा जो है उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। प्राकृतिककरण क्या हो सकता है, ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, जो प्रवासी है वो आवेदन करते हैं केंद्र सरकार को, ठीक है, केंद्र सरकार को आवेदन करते हैं भाई मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं अब अपने उस देश वापस ले जाना चाहता हूँ इन कारणों से, और मुझे भारत की नागरिकता चाहिए। तो भाई भारत सरकार कहती है कि तुम्हें नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन इसकी कुछ शर्तें होनी चाहिए। तो ये शर्त क्या होती है? सबसे पहले तो शर्त ये है कि भाई जो व्यक्ति नागरिकता चाह रहा है उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, यानी कि अच्छे चरित्र का होना चाहिए। दूसरी बात करें तो देखिए हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां है दोस्तों? 12 अनुसूची है। तो अनुसूची 8 में देखेंगे, जो भारत के संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। वो व्यक्ति इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञाता होना चाहिए। तीसरी अगर बात किया जाए तो वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, यानी कि वो वीजा पासपोर्ट के ही माध्यम से भारत में आया होना चाहिए, किसी चोरी के तरीके से, अवैध तरीके से भारत में नहीं आना चाहिए। अगर हम चौथी बात करें तो अगर वो किसी देश से आया है तो उस देश की तो उसके पास नागरिकता होगी, और अगर आपको भारत का संविधान पता होगा तो भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, यानी कि एक ही नागरिकता होगी। लेकिन अगर वो व्यक्ति दूसरे देश से आए तो उस देश की नागरिकता को उसे त्यागना होगा, इस यानी कि भारत की नागरिकता को पाने के लिए, तो उसे अपनी पिछली नागरिकता को छोड़ना होगा जिस देश का है वो। पांचवी अगर बात किया जाए तो अगर वो आवेदन चाह रहा है तो आवेदन करने के ठीक 1 साल पहले वो भारत में रहना चाहिए। और भी शर्तें हैं, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है कंडीशंस होती हैं, इसके बिहाफ पे जो है प्राकृतिककरण के तहत जो है वो नागरिकता प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वर्तमान सरकार यानी कि जो मोदी सरकार है वो क्या कर रही है, वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जितने भी ये जो सताए हुए गैर मुस्लिम यानी कि जो धार्मिक समुदाय, ये हिंदू हो गए, सिख हो गए, जैन, बौद्ध, प्रवासी और ईसाई, इनको अगर उस देश में सताया गया है तो उनको जो है ये भारत में नागरिकता प्रदान कर रहे हैं। कब से लेकर जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हैं। ध्यान रखिएगा ये तिथि इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसके पहले से अगर वो भारत आ चुके हैं तो ऐसे प्रवासियों को वर्तमान सरकार जो है वो नागरिकता दे रही है। ठीक है, ये धारा याद होना चाहिए आपको, नागरिकता पढ़ लेना चाहिए कि नागरिकता के बारे में हमारे अनुच्छेद में कहां से कहां तक लिखा है, भाग 2 कौन सा, भाग 2 5 से लेकर के 11 जो है नागरिकता के बारे में लिखा है, कहां पे कैसे नागरिकता है, भारत से गए पाकिस्तान, पाकिस्तान से लौटे जो प्रवासी भारतीय हैं उनका किस तरीके से नागरिकता है, ये सारी चीज आपकी जिम्मेदारी पढ़िए। पॉलिटी की जो भी बुक आप पढ़ते हो उसको उठाइए और यहाँ पे ये जो है पॉइंट नागरिकता, भारत की नागरिकता, वो आप टॉपिक कंफर्म कर लीजिए, एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। यहाँ से पूरी पॉसिबिलिटी पॉलिटी में क्वेश्चंस पूछे जाने की साथ ही साथ करें। ठीक है, इन 3 देशों के नाम और साथ ही साथ ये 6 धार्मिक समुदायों के नाम आपको पता होने चाहिए। पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय इनमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग की पहली संचालन समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? हैदराबाद में, मुंबई में, गांधीनगर में या फिर नई दिल्ली में? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में जो है प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन की पहली संचालन समिति की बैठक आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये पहले संचालन समिति की बैठक हुई है। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये बैठक जो हुई है, जो कि कहाँ पे हुई दोस्तों? नई दिल्ली में हुई है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री वर्तमान में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने 3 नवंबर को कृषि भवन जो कि नई दिल्ली में है वहां पे प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन की पहली संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता किया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भी हाल ही में हुई प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन की पहली संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था, जो कि कहाँ हुई? नई दिल्ली के कृषि भवन में हुई है। इसी दौरान जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने एक पोर्टल लॉन्च किया, यानी कि कौन सा पोर्टल? NMNF यानी कि नेशनल मिशन फॉर
नेचुरल फार्मिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। और ये किसके द्वारा इस पोर्टल को विकसित जो किया गया था, वो कृषि मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया था। अगर हम बात करें इस पोर्टल में क्या क्या चीजें रहेंगी, तो मिशन के संबंधित चीजें बात किया रहेगा, उसका मिशन जो है उसका क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाएगा, उसकी पूरी रूपरेखा के बारे में, क्रियान्वयन करने के लिए जो जो संसाधनों की आवश्यकता है वो सारी चीजों की व्याख्या की रहेगी, क्रियान्वयन की प्रोग्रेस यानी कि जो चीजें क्रियान्वित हो गई है उसकी प्रगति जो है वो सारी चीजें लिखी रहेंगी, जो किसान है उनके पंजीकरण, उनके ब्लॉग, ये सारे के बारे में जो है जानकारी इस पोर्टल पे उपलब्ध रहेगी। और इस पोर्टल जो कि सारी चीजें जब जानकारी उपलब्ध रहेगी तो ये किसानों के लिए काफी ज्यादा ये पोर्टल उपयोगी होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस पोर्टल का उद्देश्य क्या होगा, देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग दोस्तों क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, मेंस में तो ऐसे क्वेश्चंस बनते ही हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेचुरल फार्मिंग या फिर प्राकृतिक खेती क्या होती है, तो ऐसी कृषि जिसमें किसी भी रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है या फिर उपयोग नहीं किया जाता है, किसी भी रासायनिक कीटनाशक तत्वों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की खेती में अगर देखा जाए, अगर आप नेचुरल फार्मिंग जब कर रहे हैं यानी कि प्राकृतिक खेती करते हैं, तो इसमें जो है खेतों में जो कुछ प्राकृतिक रूप से जो कीटनाशक इस्तेमाल किया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उनको जो है इस तरह के एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि गोबर की खाद हो गई, ठीक है, कंपोस्ट हो गया, जीवाणु खाद हो गया, और इसी के साथ साथ कुछ जो फसल अवशेष होते हैं उनका जो है इस नेचुरल फार्मिंग में इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक चीज देख रहे हैं कि अगर जो किसानों को प्राकृतिक खेती का क्या महत्व है, क्या फायदे होते हैं, देखिए इससे अगर आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, तो जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे सिंचाई का अंतराल भी बढ़ जाता है। और दूसरी चीज रासायनिक खाद, जो उर्वरक वगैरह होता है, जो रासायनिक खाद को हम खरीदते हैं, तो एक तरीके से उस पर निर्भरता कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सा कृषि करने के लिए जो रासायनिक खाद का इस्तेमाल किसान करते हैं वो मार्केट से परचेज करते हैं, तो उनका बहुत सारा पैसा उसमें चला जाता है, वो बच जाता है। ठीक है, गाय का गोबर तो उनके घर में ही होगा, इस्तेमाल कर लेंगे खाद के रूप में। ठीक है, फसल अवशेष भी उनके घर में ही मिल जाएंगे, कंपोस्ट वगैरह भी उनको आसानी से मिल जाएगा। तो एक तरीके से प्राकृतिक खेती जो है उनके लिए किफायती बहुत होती है, फसल की लागत भी कम होगी, बिल्कुल होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा जो है अच्छा होगा, हानिकारक नहीं होगा। क्योंकि अगर रासायनिक जो है कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालता है। तो ये कुछ महत्व देखा जाए, ये महत्व है, ये फायदे हैं जो प्राकृतिक खेती के हैं। ठीक है, आते हैं हम अगले प्रश्न पे, और इसी के साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि भारत का पहला राज्य जो जैविक कृषि राज्य बना था वो कौन सा था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में तोखू इमोंग बर्ड काउंट आयोजित किया जा रहा है? नागालैंड में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर मिजोरम में? ठीक है, तो इस पे देखें तो तोखू इमांग बर्ड काउंट जो आयोजित किया जा रहा है वो नागालैंड में किया जा रहा है। ठीक है, देखिए लगातार नॉर्थ ईस्ट जो है, पूर्वोत्तर भारत के जो ये 7 राज्य हैं, लगातार चर्चा में रहा है। अच्छे से देखते रहिए, बिल्कुल संभावना है क्वेश्चंस को पूछे जाने की। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अमूर फाल्कन जो कि ये पक्षी है, ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाली ये पक्षी है। ठीक है, शिकारी पक्षी है अमूर फाल्कन। उसके अतिरिक्त पक्षियों की अन्य प्रजाति जो नागालैंड में पाई जाती है उनको शामिल करने के लिए 4 दिवसीय पहला प्रलेखन डॉक्यूमेंटेशन अभ्यास, जिसका नाम क्या है, ताखू इमांग बर्ड काउंट, नागालैंड में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इस त्योहार के दौरान देखा जाए, इस त्योहार के लिए नागालैंड के वोखा जिले में प्रभुत्व रखने वाले नागा समुदाय लोखाओं की फसल कटाई के बाद का समय निर्धारित किया गया है। तो जब ये फसल की कटाई हो जाएगी तो उसके बाद जो है अमूर फाल्कन के अलावा जो वहां पे पक्षी पाए जाते हैं उन पक्षी प्रजातियों को शामिल करने के लिए, ठीक है, ये 4 दिवसीय पहला प्रलेखन अभ्यास किया जाएगा। कहाँ पे? नागालैंड के वोखाजिन, और ये तोखू इमोंग बर्ड काउंट नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो धर्म, संस्कृति और मनोरंजन के लिए आदर्श माने जाने वाले नागालैंड के वोखा जिले में टोफू इमोंग धूमधाम से व्यापक स्तर पे मनाया जाता है, एक तरीके से त्योहार के रूप में होता है। और ये देखिए टोफू इमोंग जो है ये 7 नवंबर से हर साल मनाया जाता है और ये 9 दिनों तक चलता है। टोफू का मतलब देखिए क्या होता है, घर घर जाकर प्राकृतिक संसाधन और भोजन के रूप में टोकन एवं उपहार एकत्रित करना,
और इमोंग का अर्थ होता है उस समय चयनित स्थान पर रुकना। ठीक है, देखिए यहाँ पे अमूर फाल्कन के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। इस पक्षी की तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो बैक साइड दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूर फाल्कन, वैसे फाल्कन नाम है इसका, लेकिन इसको अमूर फाल्कन इसलिए बनाते हैं। अमूर देखिए एक नदी है जो कि रूस और चीन की सीमा पे बहती है। ठीक है, रूस और चीन की सीमा पे बहती है फाल्कन नदी। और ध्यान रखिए अमूर फाल्कन जो पक्षी है ये दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाली शिकारी पक्षी है। ये बहुत लंबी लंबी यात्रा करती है। यहाँ पे रूस का जो साइबेरिया प्रांत से होते हुए मंगोलिया, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका तक जाती है प्रजनन के लिए। इस यात्रा के दौरान देखेंगे ये भारत में नागालैंड में एक झील है जिसका नाम है दोयांग झील। ठीक है, दोयांग झील, ये नाम ध्यान रखिएगा। ये झील जो है दोयांग झील जो कि नागालैंड में है, इस दोयांग झील के पास में ये क्या करती है भाई, थोड़े समय के लिए विश्राम या फिर जैसे थक जाती है इतनी लंबी यात्रा करते करते ना, तो एक हॉल्ट लेती है ये दोयांग झील में जो कि नागालैंड में। इसलिए नागालैंड को देखिए नागालैंड को जो कहा जाता है वो फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नागालैंड। ठीक है, वहां पे दोयांग झील पे ये पक्षी थोड़े समय के लिए रुकती है। ठीक है, फिर ये दक्षिण अफ्रीका की तरफ बढ़ जाती है। और अगर हम फाल्कन की बात करें तो आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है, ठीक है, रेड लिस्ट में इसको लीस्ट कंसर्न, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लीस्ट कंसर्न जो है इसे सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि ये कम चिंताग्रस्त जो है ये रखा गया है, इसकी संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया? राइजिंग सन वाटर फेस्ट, देखिए ये जो फेस्ट यानी कि जो फेस्टिवल हो गया, जो इस तरीके के जो उत्सव हो गए, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को मैं शामिल करती हूँ। त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम या फिर मेघालय? दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, मेघालय में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का जो उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है वो मेघालय के उमियम, ठीक है, उमियम झील जो कि मानव निर्मित जलाशय है, मानव निर्मित झील है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, उमियम जलाशय, प्राचीन और मनोरम परिवेश में किया गया। ठीक है, यहाँ पे एक जनजाति है, गारो आदिवासी जनजातियां हैं, उन समुदाय जो है इस फेस्ट के दौरान, ठीक है, कौन से, द राइजिंग सन वाटर फेस्ट के दौरान एक नृत्य करते हैं जिनका नाम है वांगला। वांगला नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे फिर पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा वांगला नृत्य किस राज्य के जनजातियों द्वारा इसे जो है परफॉर्म किया जाता है? तो मेघालय में गारो जनजाति। किस अवसर के दौरान, किस फेस्ट के दौरान? तो द राइजिंग सन वाटर फेस्ट के दौरान। अगर हम वांगला की बात करें दोस्तों तो वांगला नृत्य को फेस्टिवल ऑफ द 100 ड्रम्स के रूप में जाना जाता है। देखिए ये जनजाति, गारो जनजाति, और ये ड्रम लिए हुए हैं, तो ये ड्रम के ही साथ जो है इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं, इस डांस को परफॉर्म करते हैं, जिसलिए इसको फेस्टिवल ऑफ द 100 ड्रम्स के भी नाम से जाना जाता है। ये त्योहार देखा जाए सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है और ये फसल कटाई के मौसम की समाप्ति का प्रतीक है। ठीक है, फसल कटाई हो गई है और जब ये फेस्टिवल मनाया जाता है मतलब फसल अच्छे से उग गई थी, उसको अच्छे से कटाई हो गई, इसीलिए तो उसको मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है प्रतीक होता है फसल कटाई के मौसम का, समाप्ति का प्रतीक। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि दी राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन मेघालय में, ठीक है, वांगला नृत्य इस दौरान गारो जनजातियों के द्वारा आयोजित किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, मोना लाओ किस द्वीप पर स्थित है? ये सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी में से एक मोना लाओ, ये किस द्वीप पर स्थित है? फिजी, हवाई द्वीप, एंड्रोइड द्वीप, न्यू गिनिया। करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है, हवाई द्वीप, जो कि किस देश का वाक्य दोस्तों? अमेरिका का है हवाई द्वीप, और इसी पे मोना लाओ द्वीप जो है, मोना लाओ ज्वालामुखी स्थित है। आइए देखते हैं क्यों है ये चर्चा में। आप देखिए आपके स्क्रीन पर मोना लाओ, ये आइलैंड ऑफ हवाई जो कि यूएस का है, वो आपका स्क्रीन पे लगा हुआ है, और इसी आइलैंड में मोना लाओ जो है ज्वालामुखी ये सक्रिय हो गया है और जल्द ही हो सकता है भविष्य में ये जो है विस्फोट करने वाला वॉल्केनो जो है इरप्शन होने की पूरी उम्मीद है मोना लाओ वॉल्केनो का। तो इस कारण से ये जो है ज्वालामुखी चर्चा में है। मोना लाओ कहाँ पे भैया? हवाई द्वीप जो कि यूएस का है। मोना लाओ देखा जाए यहाँ पे जो हवाई द्वीप है दोस्तों वो 5 ज्वालामुखियों से मिलकर बने, जिसमें से मोना लाओ एक है। आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं, कोहाला, ठीक है, मोना, ठीक है, यहाँ पे एक ज्वालामुखी मोना, और यहाँ पे मोना लाओ है, और यहाँ पे एक और ज्वालामुखी। ये जो है 5 ज्वालामुखी से मिलकर के ये
जो है हवाई द्वीप बनी हुई है और हवाई द्वीप समूह का ये सबसे दक्षिणी द्वीप भी माना जाता है। ठीक है, ये हवाई द्वीप, बहुत सारे ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें, ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है, जो मोना लाव है, लेकिन ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी, इस पूरी द्वीप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और द्वीपीय भूमि का लगभग आधा हिस्सा जो है ये निर्माण करता है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है मोना ज्वालामुखी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर आपको दिख रहा होगा मोना ज्वालामुखी। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके पहले भी देखा जाए इस ज्वालामुखी में, तो किलाउ, ठीक है, किलाउवा ज्वालामुखी के ठीक ऊपर में ये स्थित है और वर्तमान में इसके क्रेटर में विस्फोट हो रहा है। अगर इसके पहले भी जो ये किलाउ ज्वालामुखी, अगर आप यहाँ पे तस्वीर देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है किलाउ ज्वालामुखी, ये भी 2018 में फूटा था, इसमें भी इरप्शन हुआ था और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हानि पहुंची थी। ठीक है, और ये काफी इसलिए चर्चा में भी था, तो ध्यान रखिएगा मोना लाव ज्वालामुखी जो कि हवाई द्वीप पे स्थित है और अब भविष्य में जो है, निकट भविष्य में माना जा रहा है कि इसमें विस्फोट होने वाला है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू किया है? भैया महिलाएं जो है उस राज्य की और उस राज्य सरकार ने ठान लिया है कि भाई मैं यहाँ की महिलाओं को, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, उनको हम लखपति बना के रहेंगे। उसी चीज के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू किया है। कौन है ये राज्य सरकार? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है या फिर गुजरात है? करेक्ट आंसर इज ए, उत्तराखंड के सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू किया गया। आइए देखते हैं क्या है ये योजना। जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने विकास पर्व पे मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत किया है। इस योजना की देखिए इंप्लीमेंटेशन जो होगा दोस्तों, माना जा रहा है कि 9 ठीक है नवंबर, जो कि कल, जो कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, ठीक है, उसी दिन जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। और इस योजना के तहत देखिए सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है, राज्य सरकार ने, कि 2025 तक, ध्यान रखिएगा, 2025 तक लगभग 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। 2025 ही क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा वर्ष 2025 में उत्तराखंड जो है अपनी 25वीं वर्षगांठ, स्थापना वर्षगांठ जो है वो मना रहा है। 2000 की बात करें दोस्तों, वर्ष 2000 में उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य उत्तरांचल बना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड का प्रारंभिक नाम उत्तरांचल था, जिसे 2007 में उत्तराखंड किया गया था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से एक भाग अलग होकर के उत्तरांचल राज्य बना। उत्तरांचल वर्ष 2007 में उत्तराखंड हो गया और वर्ष 2025 में उत्तराखंड जब अपना 25वीं स्थापना वर्षगांठ मनाएगा, तो उसी दौरान जो है ये राज्य में लगभग जो जितनी भी स्वयं सहायता ग्रुप की महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, वो लगभग 1.25 लाख महिलाएं लखपति बन चुकी रहेंगी। यही सरकार का मुख्य लखपति दीदी योजना का लक्ष्य है। इस योजना के तहत किस तरीके से सहायता पहुंचाई जाएगी महिलाओं को? तो उनको ऋण की सहायता, उनको तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाएगा। ठीक है, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादन और उत्पादों का विपणन, ठीक है, जो भी कुछ वो उत्पादन कर रही है, ठीक है, उसका किस तरीके से मार्केटिंग करें, ये सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड सरकार के द्वारा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, अरुणा साईराम को किस देश की सरकार द्वारा सिविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिविलियर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली अरुणा साईराम है और इसको किस देश के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या फिर यूनाइटेड किंगडम? तो करेक्ट आंसर इज सी है, फ्रांस की सरकार के द्वारा सिविलियर पुरस्कार दिया गया है अरुणा साईराम। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। स्क्रीन पे इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं और ये संगीत जो है ना, ये संगीत क्षेत्र से संबंधित है और कर्नाटक की है, कर्नाटक संगीत की मशहूर गायिका है, संगीतकार है और अच्छी वक्ता भी है अरुणा साईराम। और इनको फ्रांस की सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार, जिसको क्या बोलते हैं, सिविलियर डी और लैंड्रिच आर्ट्स एट डेज पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखिए, अजीब ही सब नाम ही रहते हैं। ठीक है, आर्ट्स एट डेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा सिविलियर नाम, ध्यान रखिएगा सिविलियर, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, वो दिया गया है, अरुणा साईराम को दिया गया है। ठीक है, और ये कर्नाटक संगीत की मशहूर गायिका है। यहाँ पे जो ये पुरस्कार दिया गया है वो न सिर्फ उनके गायन कौशल के लिए, बल्कि देखा जाए भारत और फ्रांस के बीच में जो संबंध है उसके विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके पहले भी जो है यहाँ पे जो ये अरुणा साईराम है, इनको अन्य भी पुरस्कार दिया गया है अन्य सरकार के द्वारा, जैसे कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा इनको केलवा मणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा उनको कालिदास सम्मान से जो है
वो पुरस्कृत किया गया था कालिदास सम्मान के द्वारा मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग द्वारा सुगम्य चुनाव के लिए दिव्यांग हस्तियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो जो ये दिव्यांग हस्तियां हैं उनको भी चुनाव में भाग लेने के लिए पहला संस्करण आयोजित किया गया सुगम्य चुनाव के लिए। ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा कहाँ? नई दिल्ली में, मुंबई में, चंडीगढ़ में या फिर शिमला में? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, नई दिल्ली में दिव्यांग हस्तियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा। आइए देख लेते हैं। तो निर्वाचन आयोग ने सुगम्य चुनाव के लिए दिव्यांग हस्तियों का पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट स्टार कर लीजिए, पहला जो है राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। और इस भारत जो है भारत के चुनाव आयोग द्वारा कहाँ पे आयोजित किया गया? तो रंग भवन सभागार, आकाशवाणी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यहाँ पे इस कार्यक्रम के दौरान देखा जाए एक ऐप को भी जो है लॉन्च किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, जो कि क्या करेगा? दिव्यांग मतदाताओं की मदद के लिए उसको डिजाइन किया गया, जिसका नाम है PWD ऐप 2.0, यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एप्लीकेशन ऐप को लॉन्च किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। किस सेवा? जो दिव्यांग मतदाता है उनकी मदद करने के लिए। एक तरीके से इस ऐप को लॉन्च करने का चुनाव आयोग का अगर उद्देश्य देखे तो जो विकलांग व्यक्ति हैं उनका जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें उनकी ज्यादा भागीदारी बढ़े। इसके लिए उनको क्या होना चाहिए? जो है उनको चुनाव के जो संबंधित जो सुविधाएं होती है उस सुविधाओं को मजबूत किया जाए, मजबूत करने, और इसी के साथ साथ जो है उनके बारे में जनसाधारण के विचारों को दिशा प्रदान करने के लिए भी जो है PWD ऐप यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एप्लीकेशन 2.0 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो दिव्यांग जो लोग हैं उन दिव्यांग मतदाताओं की मदद के लिए। ठीक है, इस कार्यक्रम का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा 10 MCQ। अब आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे। ठीक है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जैसा मैं कहती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स ऑफ द डे। आइए सबसे पहले फैक्ट्स पे चलते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्ट है कि हाल ही में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, बाजीराव राष्ट्रीय टूर्नामेंट पूछा जा सकता है किससे संबंधित है? फुटबॉल से, जिसका अभी उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती मुंबई टीम ने। ध्यान रखिएगा, ये पहली बार जीती है मुंबई टीम ने, हिमाचल प्रदेश को हराया फाइनल राउंड में 3 विकेट से। ठीक है, और जीता क्या है? पहली बार ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। अगला है वर्ष 2022-23 के लिए भारत श्रीलंका सोसाइटी, ठीक है, का अध्यक्ष किसे चुना गया? किशोर रेड्डी को चुना गया है। अगला है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए कौन? शुभ्रकांत पांडा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कल मैंने ये क्वेश्चन अपने लास्ट सेशन में पूछा था और शमशेर जी ने बहुत अच्छा आंसर किया था। मैं देखती हूँ शमशेर जी काफी एक्टिव रहते हो, आप लोग भी इसी तरह से आंसर करते रहिए। आप लोग आंसर क्यों नहीं करते? सारी शिकायतें कर लोगे लेकिन आंसर नहीं करोगे। ध्यान रखिएगा, आंसर ही आपके एग्जाम में आने वाला है। जो छोटी मोटी चीजें रहती है बच्चा जिस भी किया जाता है, कुछ चीजें नजरअंदाज भी किया जाता है, श है, स है, इस समय मत अटको, अपने एग्जाम पे फोकस करो। ठीक है, जहां पे चीजें आएंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव चीजें आती हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव, उस पर ध्यान दो। आप लोग छोटी छोटी चीजों में मुझे लगता है उलझ जाते हैं। और शमशेर जी को देखिए कितना अच्छा कमेंट बॉक्स में देखा करिए, शमशेर जी कितना अच्छा आंसर करते हैं। ऐसे ही लोग निकालते हैं जिनको पता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उस चीज पे फोकस करते हैं, फालतू चीजों को नजरअंदाज करते हैं। और आपको इसी तरीके से करना होगा, नहीं तो आप आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाएगी कि फालतू चीजों पे ध्यान दे रहे हो, मेन चीज आपके बगल से निकल जाएगी, देखते रह जाओगे, है ना। तो थोड़ा सा ये सब चीजों पे ध्यान दिया करिए, आंसर भी किया करिए। ठीक है, लोगों को कैंसर के गंभीर खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है वो मनाया जाता है 7 नवंबर को मनाया जाता है, जो भी मनाया गया कल। ठीक है, कैंसर के प्रति लोगों को, जो कैंसर है उसके गंभीर खतरे, ऐसे गंभीर खतरे के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने 10 MCQ साथ ही साथ फैक्ट्स ऑफ द डे डिस्कस किया। और सेशन के दौरान मैंने कुछ क्वेश्चन भी किए, उम्मीद है आज तो आप लोग आंसर करोगे ही, क्योंकि मैं अब तो ऐसा डिसअपॉइंट मैं बहुत ज्यादा हो जाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें आप ही का फायदा है। सिलेक्शन आपको लेना बच्चा, मुझे नहीं। और तो इसलिए मेरा तो बस जो फर्ज है उसको बहुत अच्छे से पूरे फोकस के साथ निभाने की कोशिश करती हूँ। मेरे पूरा प्रयास रहता है कहीं से भी कोई भी चीज ना छूटे। ठीक है, तो ईमानदारी सब कुछ है, ईमानदारी के साथ चीजों के साथ लगिए,
वही आपको आपके मुकाम तक पहुंचाएगा, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, छोड़ दीजिए, बहुत वक्त मिलेगा सब कुछ करने के लिए। अभी फिलहाल एक चीज को टारगेट करिए, उस चीज को लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।